और जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं आपको बता रहा हूँ। आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन अगर हम लोगों ने ज़रा सा भी मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। सबसे पहले तो ये आपको सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग साउथ अफ्रीका टुडे। अब हम मंडे के दिन ये शो इतनी खुशी से करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज पाकिस्तान इज़ प्लेइंग साउथ अफ्रीका और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और हमारे बल्लेबाज कामयाब हुए और हमारी सारी दुआएं काम आ गईं और हमारे सारे टोटके चल गए तो आज हम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हैविंग दैट सेड, आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। दुनिया में कौन ऐसा है जिसको डिप्रेशन नहीं है? हमारी कौम भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरती है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम एक्चुअली डिप्रेस्ड हैं। हम किन बातों पे डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि आप खुल के कॉल करें, बस फ़ोन उठाएं और कॉल करें, फ़ोन उठाएं और कॉल करें। मैं चाहता हूँ कि आप बात करें, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, डेली के प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप बात करें। लेकिन सबसे पहले ज़रा दिन का आगाज़ करते हैं सुकून के साथ। आप चाय बना लीजिए, नाश्ते की टेबल पर आके बैठ जाइए, टीवी को ज़रा थोड़ा सा लाउड कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। और अगर इसको मोबाइल पर देख रहे हैं तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। Here's what we're going to do. ये क्या है? ये भी बता दीजिए मुझे। अच्छा, जनरली मैं नहीं देखता सोशल मीडिया, बट आई डोंट नो, आई कांट सी इट, आई कांट सी इट। ये क्या है? ये क्या है? ये मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है। व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज़ दैट? इंग्लैंड की टीम की फॉर्म चली गई है। ओके अच्छा जी, अच्छा। बट आई वांट टू से दिस टू बाबर एंड टू ओके ओके well, you know, that's very nice. That's very nice. I love Babar Azam and I love our team. आपको पता ही है कि मुझे आखिरी बॉल भी रह जाएगी ना और 50 रन हमें चाहिए होंगे, मैं तब भी ये सोचूंगा कि यार कोई ना कोई मिरेकल हो सकता है और हम जीत सकते हैं। एनीवेज, मैं आपकी कॉल्स भी लेना चाहता हूँ। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, कुछ पाकिस्तानी टीम के लिए कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉल करें और अभी फ़ोन उठाएं और अभी फ़ोन करें और मुझे कॉल करें और मुझे अच्छा, अगर आपने अभी कॉल किया ना, मैं आपको एक क्रिकेट का बैट दूंगा। आज हम एक क्रिकेट का बैट देने जा रहे हैं मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से। आज हम एक क्रिकेट का बैट देने जा रहे हैं, लिटरली एक क्रिकेट का बैट होगा। आप मुझे कॉल करें और पाकिस्तानी टीम जो है, तुम लोग कॉल मत कर लेना, पता चले यहाँ से अपने अपने दोस्तों को मैसेज करो कि यहाँ कॉल कर दो, बैट्स मिल रहे हैं। बट मैं आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने जा रहा हूँ और क्रिकेट का बैट देने जा रहा हूँ। आप हमें कॉल कीजिए और बताइए क्या और जो सबसे अच्छा पाकिस्तानी टीम को विश करेगा उसको हम ये बैट देने जाएंगे। लेकिन साथ हम डिप्रेशन पे चूँकि बात कर रहे हैं आज, इसलिए कोई बात नहीं, परेशान मत हुआ करो। ये लाइव शोज़ के अंदर ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। और ऊपर से अगर कोई चीज़ आके गिरती है ना तो बहुत अच्छा होता है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। ऊपर से जो भी चीज़ें गिरती हैं उन्हें ऐसे हाथ खोल के ले लिया करो, जैसे कि हम अल्लाह मियाँ की तरफ देख रहे हो, सोच रहे कि आज शायद हमारी फतह का दिन है, आज शायद। बिकॉज देखें, आज अगर पाकिस्तान हार जाता है तो पाकिस्तान इज़ एक्चुअली आउट ऑफ दिस रेस। ऐसा नहीं है कि फिर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार जाता है, इतने रन से हारता है, हम इतने रन से जीतते हैं, फलां टीम फलां को शिकस्त दे देती है, तो कहीं जाके हम फाइनल के अंदर पहुंचेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। और एक बार सेमीफाइनल में पहुंच गए तो शायद हम आगे भी निकल जाएं। तो बस इतना याद रखिए, आज पाकिस्तान के लिए आपको दुआ करनी है, हर सूरत में दुआ करनी है, हर हालत में दुआ करनी है। पाकिस्तान को आज जीतना है। आई नो हम सब बहुत प्यार करते हैं, आ गए ना, मुझे पहले से पता था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी साहिर भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके क्या हाल चाल हैं? आप कैसे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम अहमद नदीम है और मैं साहिवाल से हूँ। अहमद नदीम साहब, पाकिस्तानी टीम के लिए क्या कहेंगे आप? सर, मेरी बहुत सी दुआएं हैं कि हमारी टीम जो है आउट ऑफ फॉर्म है, तो इंशाल्लाह तो वही फॉर्म में आए और अच्छी कारकर्दगी दिखाए जो वो वर्ल्ड नंबर 1 की टीम है। वर्ल्ड नंबर 1 की टीम है? आपको इंशाल्लाह आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो भी करंट टीम है ओडीआई में और इंशाल्लाह रहेगी भी? नहीं, वो तो हमारा दिल कहता है ना, लेकिन हकाइक तो अलग है ना। हमारा दिल कहता है बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान से बढ़ के हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा रियलिटीज़ के साथ भी रहना चाहिए। पाकिस्तान की टीम में पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 हो सकती है, लेकिन इस वक्त वो वर्ल्ड नंबर 1 नहीं है।
चलें, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैंने आपसे भी कहा है कि आप भी कॉल कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। पाकिस्तानी टीम का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमारी ये ट्रांसमिशन 12 बजे से शुरू हो जाएगी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के लिए, एंड इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। मैं कॉल्स खोल रहा हूँ, याद रखिएगा इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हैं तो आप याद रखिए आपको हर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। आपको प्रॉब्लम है पैसे के, बिजली के, पानी के, गैस के, नौकरी के, हॉस्पिटल के। हम इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे और इनकी वजह से जो डिप्रेशन होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। तो कॉल कीजिएगा, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अच्छा अब तुम लोगों को फ़ोन अपने निकाल लेने हैं और कॉल करना शुरू करना है, बिकॉज अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान का क्या दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड इट इज़ डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मैं पहले सोचा करता था जब बड़ा हो रहा था कि मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता था ना, रियलाइज़ कि डिप्रेशन होना बहुत नॉर्मल है लेकिन डिप्रेशन में रहना बहुत ऐब नॉर्मल है। आप डिप्रेशन में रह नहीं सकते बहुत ज़्यादा देर के लिए। डिप्रेशन तो किसी को भी हो सकता है, किसी बात पे हो सकता है। सो लेट्स से हेलो टू आवर गेस्ट और उसके बाद मैं आपकी कॉल्स लूँगा। पहले इनसे बात हो जाएगी, फिर सेकंड सेशन के अंदर आपकी कॉल्स लेंगे। वी हैव गॉट डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा। आप रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, सो ऑन सो फोर्थ। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आने का। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नबी अली खान इज़ ऑल्सो है। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। लेट्स स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइए डिप्रेशन होता क्या है? Okay, sir, thank you very much for having me here and congratulations for Pleasure. joining your Thank you. morning show again. डिप्रेशन अगर हम इसको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर लें कि एक नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव सो मैनी इमोशंस। हम कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। और किसी भी इंसान का इन एहसासात को महसूस करना और किसी की तकलीफ़ को महसूस करना, किसी खुशी को महसूस करना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। Okay. अगर हम इन चीज़ों को महसूस नहीं कर रहे तो उसका मतलब है कि ये भी अब नॉर्मल है। अब ये चीज़ें अब नॉर्मल कब होती हैं या हमें क्या लगता है कि ये चीज़ें कुछ हमारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम जैसे आमतौर पे कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो हमारी फीलिंग्स में भी जब एक्सेस हो जाती है किसी भी चीज़ को ज़्यादा महसूस करने की, तो आप समझ लीजिए कि वो हमें फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फिर ये चीज़ें लीड करती हैं डिप्रेशन की तरफ। Okay. इन जर्नल अगर मैं कहूँ तो डिप्रेशन को हम दो तरह से देखते हैं। एक चीज़ है कि जो हमारे अंदर है, हमारी जिसको आप एंड्रोजेनस कहते हैं, यानी वो इंटरनल है, उसमें हमारा ब्रेन का जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो गई है, हमारी जो ब्रेन के हार्मोन्स के रिलीज़ होना है इंटरनली बायोलॉजिकली वो उसकी वजह से हो जाता है। उसमें कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरी चीज़ होता है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आमतौर पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग लॉस ऑफ सम लव्ड वन, यानी कोई आपका बहुत अजीज़ दुनिया से चला जाए, आप किसी को खो दें, वो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। फिर दूसरी कॉज एक ये हो सकती है हमारी कि हम किसी भी तरह से किसी चीज़ को इतना ज़्यादा महसूस करें, वो एबनॉर्मल हो, यानी वो अनयूजुअल वाक़या हो, किसी भी सोशल इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब यहाँ एक मिनट रुकिएगा। लेट्स से हेलो टू एंड लेट्स वेलकम डॉक्टर ताहिरा। आप स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। Zahir, thank you so much for having me. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी डॉक्टर अफाफ से पूछा था डिप्रेशन क्या है और उन्होंने बताया, तो आप बता सकती हैं हमारे यहाँ डिप्रेशन किन चीज़ों से हो सकता है यूजुअली? देखिए, अच्छा, डिप्रेशन किन वजूहत से हो सकता है ये तो हमारे यहाँ और बाहर कॉमन ही है, लेकिन मैं अपनी बात के आगाज़ से पहले ये बात कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बाहर भी है, वेस्ट में भी है और हमारे पास भी है कि अगर मेरे सर में दर्द है तो मुझे जनरल फिजिशियन को या सर के डॉक्टर को दिखाते हुए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाते हुए कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपको अगर पेट में दर्द है तो आप गैस्ट्रो को दिखाते हैं, आप उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर कम्युनिकेट करना चाहूँगी कि जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो जो एक स्टिग्मा इसके साथ अटैच है कि मैं अपने आप को डायग्नोस ही नहीं कराता, मैं डॉक्टर के पास ही नहीं जाता, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो इस स्टिग्मा को बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्करेज करने की, इस टैबू को हटाने की ज़रूरत है। जैसे पेट के दर्द की बीमारी होती है, जैसे सर के दर्द की बीमारी होती है, वैसे ही नफ्सियाती बीमारी को हम डिप्रेशन कह रहे होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी अमूमन ये किस तरह से आता है? अगर हम पाकिस्तान की बात करें पर्टिकुलरली और उसमें अगर हम डिप्रेशन का रेट देखते हैं तो ख़वातीन के अंदर निस्बतन ये ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, अमूमन जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ये कि आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि जी मेरे
पट्टों में दर्द रहता है या मेरी कमर में दर्द रहता है। अच्छा, उन्होंने सारे टेस्ट करा दिए और आपको अपेरेंटली कोई डायग्नोसिस नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ी बीमारी, कोई वजह नहीं है, लेकिन आपको मुस्तकिल अगर बॉडी पेन भी रह रहा है तो ये आपकी बॉडी आपको कम्युनिकेट कर रही होती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर माइंड। लेकिन देखिए साहिर, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, आज मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, तो हम लोग ना, हमारे अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है, हम बड़े अजीब से हो जाते हैं कि अच्छा भाई ये लो फील कर रहा है, इससे आज ये काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम किसी से कहते हैं कि जी मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरी कमर में बड़ी दर्द हो रहा है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा, तो उस जो फिजिकल पेन है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, उसको लोग अटेंशन भी देते हैं। व्हेन इट इज़ साइकोलॉजिकल पेन तो हम उसको बड़ा जो है ना वो ब्रश ऑफ कर देते हैं कि नहीं जी खुद ही ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा फील कर रहे हो। सो डिप्रेशन एक्सटर्नल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सटर्नल रीजंस की वजह से भी हो सकता है, इंटरनल रीजंस की वजह से भी हो सकता है। कॉमनली आजकल हमारे हमें जो प्रैक्टिस में देखने में आता है वो ये होता है कि जो हमारे एक अनसर्टेन सिचुएशन है, दैट इज़ अ लीडिंग कॉज टुवर्ड्स डिप्रेशन। अब चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो इन्फ्लेशन के हवाले से हो, चाहे वो रिलेशनशिप अनस्टेबिलिटी के हवाले से हो, जहाँ पे ये जो अनसर्टेन या होपलेसनेस की सिचुएशन आ रही है, उसके नतीजे के अंदर आपको देखने में आता है कि डिप्रेशन का रेशो जो है वो बड़ी अच्छा, तेजी से बढ़ रहा है। मैं डॉक्टर नबिया की तरफ जाता हूँ। मुझे एक बात बताइए, चलिए जी डिप्रेशन आइडेंटिफाई हो गया कि जी मुझे डिप्रेशन है, ये कौन सा स्टिग्मा है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, बात नहीं करनी, इस सिलसिले में अगर मैं बात करूंगा तो मेरा मैनहुड मुतासर होगा या मेरी फैमिली मुतासर हो सकती है? व्हाई इज़ इट, क्यों? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमें लगता है कि अगर हम किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो शायद लोग हमें पागल समझेंगे। एक तो साइकोलॉजिस्ट के पास आकर, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि डॉक्टर साहबा किसी को पता नहीं चलना चाहिए और किसी को ये अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि हम अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवा रहे हैं। अब ये जो चीज़ है इसको क्लियर करना होगा हमारे माशरे में। सबसे पहले तो जैसे आपने डिप्रेशन की बात की है, मैं इसका थोड़ा सा आपको ज़रा आगाज़ बता दूँ कि कैसे होता है। ये आगाज़ उदासी से होता है। डिप्रेशन बेसिकली जो आप प्रोड्यूस होता है ना वो उदासी से होता है। जब आप उदास रहना शुरू कर दें, आपके अंदर जो है वो कुछ हार्मोनल इश्यूज आने शुरू हो जाएं, आपको मेंटली डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाए, आपको लोगों के रवैयों से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, आप लोगों के रवैयों को बहुत ज़्यादा फील करना शुरू हो जाए, इर्द गिर्द के लोग अपनी बात कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लगे कि शायद वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिप्रेशन का बाइस बनती हैं और हमारे माशरे में ये डिप्रेशन फैलता इसलिए जा रहा है क्योंकि हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की साहिर कि इसके हवाले से जो मैं अवेयरनेस कायम करूं, अपने प्रोग्राम्स में भी की, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जब मैं जाती हूं और एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी जो है वो काम करती हूँ, तो मैं लोगों को ये समझाती हूँ कि बेसिक डिप्रेशन है क्या। स्ट्रेस से आगाज़ होने वाला डिप्रेशन जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन है एक जहनी दबाव, इससे पहले का प्रोसेस है बेचैनी, उससे पहले का प्रोसेस है वो स्ट्रेस जो आप अपने काम से भी ले सकते हैं, आप किसी की बात से भी ले सकते हैं, आप अपना काम ना होने की वजह से भी परेशान हो सकते हैं। ये स्ट्रेस से जो आगाज़ हो रहा है ना, सबसे पहले उस स्ट्रेस को आपने देखना है कि अगर आप लोगों से दूर हो रहे हैं, उदासी बहुत बढ़ रही है, आपको बेचैनी फील हो रही है, आपका दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने को, आपको लग रहा है कि बस ये दुनिया जो है वो मेरे लिए नहीं है और मुझे कहीं और चले जाना चाहिए, तो कुछ वक्त के लिए अपने आप को टाइम दें। आप ये सिम्टम्स होते हैं, बीमारी पैदा होने से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं और वो आपको बता रहे होते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि ये डिप्रेशन जो है वो MDD में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इस टाइम पाकिस्तान में 20% जो है वो आ चुका है, क्योंकि ख़ुदकुशी का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है। लोगों के पास कोई हल नहीं होता तो वो ये समझते हैं कि उन्हें अपनी स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट ज़ाहिर बात है, स्टार्ट ही हो चुका है कि यहाँ पर जो है वो हर शख्स ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो अब ख़त्म है, मैं आगे नहीं चल सकता। वो डिप्रेशन की वजह से उस लेवल तक, स्टैंडर्ड तक पहुँच जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। MDD से पहले इसको अगर मतलब कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अरे मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, ऑब्वियसली इन सब के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। द थिंग इज़ कि अगर आप एक चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो, तो तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम ये रियलाइज़ कर रहे हो कि तुम्हें प्रॉब्लम है, तो दुनिया में कोई तुम्हें उस प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकता बट यू। तुम्हें ही निकलना उस प्रॉब्लम से। आई टीच ह्यूमन बिहेवियर, गॉट अ मास्टर्स इन NLP। तो सिर्फ एक बात याद रखिएगा, और मैं ऑनेस्टली सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर तुम यहाँ नाखुश हो ना, तुम दुनिया के किसी कोने में चल रहे हो, तुम नाखुश ही रहोगे। खुशी अंदर से होती है, यू हैव टू फील इट। अपनी अप्रोच को चेंज करो। दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जो फेल नहीं हुआ है? कौन ऐसा? आप बिजली का बिल देख लें, बहुत डिप्रेसिव होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कंपनी है, 5 लाख रुपए का बिल आया। इमेजिन करो कितना डिप्रेशन है।
आप सोचिए, सर आई थिंक दिस इज मोर अबाउट स्ट्रेस। ये जो हमें जो देखिए, छोटे-छोटे से स्ट्रेस इवेंट्स आते हैं, दुनिया की सबसे ये बड़ी stress कॉज होती है। बिल्कुल, एंड दैट लीड्स टू डिप्रेशन। दैट मींस एक और टेलीफोन आपने कॉल बहुत लेते हैं, अच्छी बात की कि हमें इस चीज को अपने अंदर से जो नहीं है वो खुश खत्म रहो करना यार, है। छोड़ो, चिल करो, चिल मारो। दुनिया में कब्रिस्तान जरूर देखा करो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, उसमें ना इतने बड़े बड़े लोग वहां सोए हुए हैं जो ये समझते थे कि उनके बगैर दुनिया में गुजारा ही नहीं है। सबके बगैर सबका गुजारा है। और ये जो ओवररेटेड है ना मोहब्बत, इसको अपने जहन से निकाल के फेंको। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट इज जस्ट रबिश। दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है ना, याद रखिएगा, सबसे बड़ी चीज जिसको हम ओवररेट करते हैं, दैट्स लव। इसको जितना हमने एक्सप्लॉइट किया है दुनिया में, हम बहुत सेल्फिश लोग होते हैं, हम मानते नहीं। हमें एक्सेप्टेंस से बहुत डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो शायद, हमें सच बोलने से डर लगता है, और उससे कहीं ज्यादा डर हमको सच सुनने से लगता है। डर किस बात का यार? दिस वन लाइफ टू लिव, एक ही जिंदगी है। इससे पहले तुम आए थे नहीं ना, इसके बाद तुम आओगे नहीं ना। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ, मेक इट हैपन। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। खड़े हो जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर, भाई आप सुना ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या है सर आपका? नासिर हूँ जरावाला से। नासिर भाई, कभी आपको डिप्रेशन हुआ? मुझे नहीं, मेरी बेगम को हुआ है, तकरीबन 4 माह हो गए हैं। क्या बताइए, बताइए, सॉरी, क्या 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 उनके सिम्टम्स क्या हैं बेगम के? बेगम की ये है सर कि उसने तेजाब पी लिया है। 4 माह से मैं ये परेशानी भुगत रहा हूँ। जरावाला से डॉक्टर के पास में गया था, मेडिसिन दी उन्होंने। हाँ। 1 हफ्ता पूरा इलाज चालू रहा उनका, मगर उससे कुछ फायदा ना हुआ। फैसलाबाद लेके चला गया, फिर मैं लाहौर मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल वहां पे लेके चला गया। रात को नींद नहीं आती और बार बार मरने के ख्यालात आते हैं कि मैंने मर जाना है, मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगती, ये है वो है। इस परेशानी से डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे कोई मशवरा कर ले भी। कहाँ से हैरान, 4 माह हो चुके हैं मुझे। अच्छा देखें, वही जो बात डॉक्टर नबिया कर रही थी कि ये उदासी बेचैनी से शुरू होता है एंड देन इट लीड्स टू दिस। ये बहुत, आपका अपनी रिलेशनशिप कैसी है अपनी बेगम के साथ? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। और आपके माली हालात? माली हालात तो तकरीबन नॉर्मल ही है। नॉर्मल है, ओके। डॉक्टर साहब जी, असल में जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बताया, तो मैं आपको बताऊं, एक ट्रायो है जिसमें आप कह लीजिए कि जो 3 बेसिक साइंस हैं, अगर मैं सारी इनकी गुफ्तगू को कंप्रीहेंड कर दूं, तो एक होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। ये 3 चीज़ें जब इंसान के अंदर आती हैं तो ये इसका मतलब है कि अब वो डिप्रेशन की जो एक्सट्रीम लेवल जो कि ये अपनी मिसेस के हवाले से बता रहे हैं, ये फिर 3 चीज़ें उसको फिर मजबूर कर देती हैं कि मैं तो बिल्कुल, सबसे पहले नाउमीदी है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत है और कभी ठीक नहीं होने वाला। बिल्कुल। और फिर दूसरी चीज़ है हेल्पलेसनेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। और फिर जब कोई मदद नहीं कर सकता और हम कुछ नहीं कर सकते तो हम समझते हैं कि हम वर्थलेस हैं, वी हैव नो मीनिंग इन लाइफ, वी हैव नो मीनिंग इन दिस वर्ल्ड, सो वी ट्राई टू डू दीज थिंग्स जो कि इन साहिबा ने किया। सो दिस इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पेशेंट। समटाइम्स हम लोग, एक्सटर्नल लोग जो हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं ये कोई बहाना कर रही हैं, इनके साथ कोई इतना मसला नहीं है, इन्होंने एग्जैजरेट किया हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि जब कोई इंसान इस हद तक जाता है और इस तरह की अटैम्प्ट्स करने की कोशिश करता है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग बिहाइंड। सो यू नीड टू एक्सप्लोर दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल फैमिली का होता है, फ्रेंड्स का होता है, क्योंकि जब आप हेल्पलेस हैं, आप वर्थलेस फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू नीड समबडी कि जो आपको ये एहसास दिलाए कि यू हैव इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ, यू हैव समथिंग इन लाइफ, यू हैव सम होप। सो इसके लिए डेफिनेटली अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट्स की या काउंसलर्स की या थेरेपिस्ट की। और ये सिर्फ थेरेपिस्ट तक नहीं रहती, जब इस तरह एक्सट्रीम सिचुएशन चली जाती है तो ये 2 तरह से, मेडिकेशन और प्लस थेरेपी, दोनों साथ साथ चलती हैं। कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जहां हमें सिर्फ थेरेपी से, काउंसलिंग से जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन जब आप इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं तो वहाँ पे मेडिकेशन जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ सम डिफरेंट न्यूरो एक्टिविटी जो कि आपके ब्रेन से सारे केमिकल्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, फिर उसको जो है नॉर्मलाइज करने के लिए आपको वहाँ मेडिकेशन। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो, एक बात याद रखो, अगर खुदा ना करे तुम खुदकुशी की तरफ जाओगे तो तुम अपने आप को ख़त्म कर रहे हो। प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। प्रॉब्लम तुम तब ख़त्म करोगे जब तुम मौजूद रहोगे। दुनिया की कोई, अल्लाह ताला जब तुम्हें प्रॉब्लम देता है तो उससे निपटने का हौसला उससे पहले दे देता है। दुनिया की कोई प्रॉब्लम तुम्हारे हौसले से बड़ी नहीं है, ये बात याद रखो। एक टेलीफोन कॉल ऐसे दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम।
ड्रॉप हो गई? अच्छा, ओके। अच्छा, मैं साहिर यहाँ पे एक जी, चीज़ कहना please. चाहूँगी कि जिस तरह से इनकी मेंटल कंडीशन है, जिस तरह ये अपनी जो है वो बेगम की ये सारी सिचुएशन बता रहे हैं, इसमें सबसे अहम किरदार ये ख़ुद अदा कर सकते हैं। जब आप किसी औरत को इस नौयत तक पहुंचा देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करने लगती है, तो उसके घर के माहौल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसकी लाइफ पे। उसके बच्चे, उसका शौहर, बिहेवियर्स, उसके साथ पेश आने वाला रवैया, और ये अगर वो ख़ातून प्रोग्राम देख रही होंगी तो वो मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगी। और मज़ीद और बीवियाँ जो इस टाइम ये प्रोग्राम देख रही हैं, बीवियों के बारे में मैं इसलिए कह रही हूँ कि शौहरों को टाइम देना है अपनी बीवियों को, अपने घर को, अपने बच्चों को। ये हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है कि जो हस्बैंड्स हैं वो ये समझते हैं कि औरत सिर्फ घर के काम करने के लिए है, उसे सिर्फ किचन और जो है वो अपने कामों तक के लिए महदूद कर दो, बच्चों के लिए महदूद कर दो, उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। जब एक औरत शादी करके आपके घर आती है, उसकी कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे। अगर आप वो पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो स्ट्रेस लेना शुरू करती है और फिर जो है वो एंजाइटी की तरफ बढ़ती है। तेरी टू एजेड स्वॉर्ड है ना। देखिए, एक तो आपने ये कहा, दूसरी कॉल है, मैं लेता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर वो बाहर जाके काम ना करे, और आज एक जॉब से तो कुछ, मैं ऐसे हज़ारों मर्दों को जानता हूँ जो दूसरी जॉब्स भी करते हैं, तो बोथ हैज टू, बोथ दे हैव टू, दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक नहीं है। बिल्कुल सर, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो डिप्रेशन है, सारा ये ब्लेम उठा के अगर आप शिफ्ट कर देंगे, बच्चों में, एल्डर्स में, इन एवरी एज। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। लेट्स सी दिस इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आप कराची से, मुझे बताइए क्या कहती हैं आप, क्या हम ब्लेम कर सकते हैं इसमें किसी को? साहिर, मैं एक चीज़ आपके जवाब से पहले एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट बहुत अरसे तक ये होता है कि जो इंसान ज़हनी दबाव का शिकार होता है, हम उसको कहते हैं कि तुम नाशुक्रापन कर रहे हो। अगर कोई खातून है या कोई मर्द भी है जो आपको लग रहा है, इवन आप अभी की अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो डिप्रेशन जो है, पहले हम समझते थे कि जी मेच्योर एज में जाके होता है, मिडिल एज में होता है, अभी तो टीनेजर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉमनली डायग्नोस्ड है। मैं उस स्टेटिस्टिक्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी सर। बस इतना याद रखिए कि डिप्रेशन को कॉज कौन करता है। ये जो हम बातें करते हैं ना, बड़े गोल्डन वर्ड्स होते हैं कि जी हमारे बच्चों में भी डिप्रेशन हो गया। इमेजिन कीजिए इसकी कॉज क्या है, हम पलटते ही नहीं। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको ज़रा खोल के देखिए, मुकाबले का रुझान पैदा कहाँ होता है? A lot of factors। बच्चों को वालिदैन की ज़रूरत होती है, सोशल मीडिया की नहीं। सारा इज़ विद अस। सारा, अस्सलाम वालेकुम। भाई, वालेकुम अस्सलाम। सारा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं गुजरावाला चट्टावाला से बात कर रही हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं, कभी डिप्रेशन होता है सारा आपको? जी, मेरी अम्मी को ये मसला है, मैंने इसीलिए कॉल की थी डॉक्टर साहब से। 15 साल पहले हमारे भाई जो थे ना बड़े, उनकी शहादत हो गई। ओके। तो उसकी वजह से थोड़ा करके अब मेरी अम्मी इस तरह डिप्रेशन में है कि उन्हें हर कोई दुश्मन लगता है। हर कोई दुश्मन लगता है आपको? हर कोई दुश्मन लगता है। वो उन्हें लगता है हर बंदा हमारा दुश्मन है और हम मेरे बच्चों को ये मार देंगे। और कोई बंदा घर आए तो कहते हैं अपने घर जाओ, हमारे घर भी आओ। ओके ओके। आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन वो जो मेहमान आता है उन्हें कहते हैं अपने घर जाओ। और उनकी वजह से हम इतने परेशान है ना, वो कहीं जाते भी नहीं है, कहीं दवाई लेने कहीं चलते हैं तो कहते हैं मुझे क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे सारा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी आवाज़। आई थिंक ये कह रही हैं जी, जो मुझे मेरा ख्याल सुनाई दिया है वो ये, इन्होंने बताया कि इनके भाई की किसी की शहादत हो गई और इनकी वालदा जो हैं वो एक ट्रॉमा में चली गई हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिप्रेशन जो हमें एनवायरमेंटल डिप्रेशन है, उसमें एक बड़ी कॉज ये होती है कि हम किसी अपने प्यारे को खो दें। एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल। देखिए, मतलब टू लॉस समवन सो क्लोज, और ख़ास तौर पे औलाद को मतलब खोना, ये वाकई में एक बहुत सीरियस इशू है और इस पर स्ट्रेस बनता भी है। लेकिन वही बात है कि अगर हम इसको टाइम में मैनेज ना कर पाएँ, उस ग्रीफ में से हम ना निकल पाएँ, तो और वो ग्रीफ जो है, कोई भी आप देख लीजिए, किसी भी दुख और शोक को मनाने के लिए मैक्सिमम 40 डेज़ हमारे मज़हब में भी रखे गए हैं। 1 वीक के बाद कहा जाता है कि आप अपने कामों पर वापस चले जाएं। तो कोई भी ग्रीफ जिसको हम मैनेज ना कर पाएँ विद इन 2 वीक्स और मैक्सिमम इन अ मंथ, तो वो फिर हमारे साथ लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ऐसे ही। सो हमें उसको मैनेज करना था विद इन दैट टाइम, बट स्टिल अब वो सारा उनका फियर जो है वो, अब देखें वो उसमें फियर में चेंज हो गया। जैसे अभी हम पहले ब्रेक में भी बात कर रहे थे
कि अब वो जो उनका स्ट्रेस है उसके साथ फियर अटैच हो गया है कि सब लोग जो हैं, हो सकता है उनकी डेथ किसी क्राइसिस में हुई हो, कि सब लोग दुश्मन होते हैं और वो कोई भी मार सकते हैं, मेरे बाकी बच्चों को भी मार सकते हैं। अब उन्हें यहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, और काउंसलिंग हम इसके लिए करते हैं जिसको हम CBT कहते हैं आमतौर पे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। बेसिकली क्या है कि हमारी परसेप्शंस एंड थॉट पैटर्न चेंज हो जाता है। और काउंसलर्स का क्या रोल होता है, मतलब हमारे पास जब पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं तो हम यही करते हैं कि हम उनके जो फियर्स हैं, उनके थॉट प्रोसेस है, उसको चेंज करने की कोशिश अच्छा, करते हैं। महंगाई जो है डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन कराची महंगाई जो है क्या वो डिप्रेशन की वजह बन सकती है? देखिए बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे महंगाई हो गया, इन्होंने कहा डेथ है किसी की, इनफैक्ट जो इनसिक्योरिटी की सिचुएशन है कि अगर आप घर से निकलते हैं आपको लगता है कि जी, स्पेशली अगर आप कराची की बात करें तो स्नैचिंग के अंदर बहुत सारी वारदातें ऐसी होती हैं कि वो आपके अंदर इतना ज्यादा खौफ बिठा देती हैं कि लोगों के लिए नॉर्मल रूटीन को कैरी करना मुश्किल है। मैं एक बात से ऐड करना चाहूंगी जो मैं ब्रेक से पहले भी करी थी, कि हमारे यहाँ देखिए कोई भी बीमारी जितना लेट डायग्नोस होती है, अगर आपको अल्सर भी है, आपके पित्ते में पथरी है, गुर्दे में पथरी भी है, जितनी जल्दी पता चलेगी उतना आसान होता है इलाज, जितना देर से पता चलता है उतना इलाज मुश्किल होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगी कि हमारे पास जब भी साइकोलॉजिकल इलनेस के साथ लोग आते हैं हाँ, तो वो बिल्कुल। इलनेस को इतना मेच्योर करके आते हैं कि उसके ऊपर फिर काम करने के लिए उतना ही टाइम चाहिए होता है। अच्छा, आधा टाइम तो वो इसमें जाया होता था कि इर्द गिर्द के लोग उनको ये बता रहे होते हैं कि यू आर जस्ट बीइंग अनग्रेटफुल, तो वो इस गिल्ट में चला जाता है इंसान के, शायद बाकी सब मेरी जिंदगी में ठीक है, सिर्फ मुझे ही गलत महसूस हो रहा है। ये जो जितने भी सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बात करेंगे, आप खुद अच्छा, बात कर रहे हैं मैं एक काम अगर ये सिम्टम्स 4 हफ्ते परसिस्टेंट, जी डॉक्टर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि हम ना थोड़ी सी ज़रा कॉमन बात शुरू करें, कॉमन बात करें। कॉमन से मुराद ये कि वो जो नॉर्मल लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मल लोगों का प्रॉब्लम जो है ना, वो इतना उनकी उसकी डेप्थ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू महंगाई ही से होता है, वो शुरू एक रिलेशनशिप से ही होता है, वो शुरू एक ऐसे रिलेशन से होता है जो उनका अपने पेरेंट्स के साथ। आपने कोई खूबसूरत बात की थी, कंपैरिजन से होता है। अच्छा, कंपैरिजन पहले हम करते एग्जैक्टली थे, एक अगर टेलीफोन आपने ज़माने एक की टेलीफोन बात कॉल करें, लेते हैं, एक्ट्रेस से क्या कहते हैं, जी एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं सना बोल रही हूँ पिंडी से। सना, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह। सना, ये बताइए कभी आपको सर। हाँ जी जी सर, मैंने सवाल करना था। मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना। मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है बात करने में, लेकिन आप समझ के। कोई बात नहीं। तो मेरी ईयर ना 30 ईयर एज है मेरी। तो माशाल्लाह से बच्ची मेरी जो है बड़ी बेटी वो 10 साल की है। तो मैंने आपसे पूछना था, मुझे गुस्सा बहुत आता है। क्या पहले नहीं आता था, पहले मैं इतना कूल रहती थी, तो अब मुझे गुस्सा आता है। मैं बच्चों पे सारा निकाल देती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं बच्चों पे गुस्सा करूँ या इस तरह, क्योंकि अब बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं। तो अच्छा, ये बताएं, मेरा एक सवाल है सना, मुझे ये बताइए आपकी अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप कैसी है? कितना बात करते हैं आप लोग आपस में? बस यही मुझे है ना कि सब कुछ माशाल्लाह से इतना सही चल रहा है। हस्बैंड मेरे लव मैरिज हमारी हुई है माशाल्लाह से, वो सब ठीक है। घर में भी सब ठीक है, मिडिल फैमिली है हम लोग, बस सही है माशाल्लाह से। फाइनेंशियली भी हालात नॉर्मली है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही, मुझे वो सब पहले अगर शुरू से मैं ऐसी होती तो तब तो सही था। अच्छा, आपके हस्बैंड, शुरू से मैं ऐसी नहीं थी, अब मेरे साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है वो ऐसा ऐसा बढ़ रहा है ये चीज। आपके हस्बैंड पे आपको गुस्सा आता है? जी, आपके अपने हस्बैंड पे आपको गुस्सा आता है? नहीं, कभी नहीं आता? उनका ये कि उनका ये कि उधर भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन माशाल्लाह से हमारी बहुत रिलेशन अच्छी है ना। और हमारे ये कि वो भी कूल रहते हैं, इतना कुछ नहीं कहते। लेकिन अच्छा, बच्चे ये सब छोटी-छोटी आपकी तरह रिलेशनशिप, करते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है। अच्छा सना, हस्बैंड में भी आता है, लेकिन सारी बातें वो उनका लिहाज वो करना होता है। तो बच्चे तो छोटे हैं, तो मैं नहीं चाहती उन किन का लिहाज करना होता है? हस्बैंड का लिहाज करना होता है? जी। अच्छा, बच्चों का भी कर लिया करें थोड़ा चलें सा। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ताकतवर को कुछ नहीं कह हाँ, सकते तो हम फिर तो उसे कमजोर कहते हैं जिस पे हमारा जोर चलता है। बिल्कुल, yes। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, ये टेबल चेंज हो जाती है, उसके बाद ताकतवर बच्चा हो जाता है, औलाद हो जाती है। याद रखिए, जो आप आज बोते हैं कल आप उसको काटते हैं।
तो हम लेट्स गो टू कराची। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताइए, आजकल के हालात जो हैं, महंगाई इतनी है, बच्चों की तरबियत ठीक नहीं हो रही, पढ़ाई बेतहाशा एक्सपेंसिव है, नौकरियां नहीं है, बेरोज़गारी है, सेहत के मामले बड़े ख़राब हैं, क्या ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको डिप्रेशन में ले आते हैं? ये बिल्कुल डिप्रेशन में लेकर जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई वे आउट नहीं है। हमने ब्रेक से पहले बात की कि अगर हम बच्चों की स्पेशली बात करें कि बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, कंपैरिजन बड़ा आसान हो गया। पहले के वक्तों के अंदर आप अपने आप को एक्ट्रेसेस से, ऐसे लोगों से जो इस पर्दे के उस तरफ होते थे, कंपेयर करते हैं। अब वो बच्चा फेसबुक के ऊपर अपने दोस्त से कंपेयर कर रहा है, वो ये भी कंपेयर कर रहा है कि वो हर हफ्ते किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा है, वो वेकेशंस के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे। उसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली कराची की बात करते हैं तो स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं कि आपको घर से निकलते हुए डर लगता है कि जी आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जब हम महंगाई की बात करें तो साहिल, क्या मैंने और आपने नहीं देखा कि सुसाइडल रेट पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली कितना ज्यादा बढ़ गया है? yes. अगेन हमारे यहाँ सुसाइड उस तरह से रिपोर्ट नहीं होती ड्यू टू सेवरल रीजंस, इसमें से एक रिलीजियस रीजन भी है, बट उसके बावजूद जो रिपोर्ट होती है उसमें भी हमने एक ड्रास्टिक चेंज देखा है। बट अगेन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एट द एंड ऑफ द डे हम इसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि स्टेट को या इदारों को रिस्पॉन्सिबल ठहराने से कोई फायदा नहीं है। जिस तरह के प्रोग्राम आप कर रहे हैं, नॉर्मली जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम एक अवेयरनेस करते हैं। देखिए, जो 4 हफ्ते से ज्यादा अगर आपके अंदर ये सिम्टम रह रहे हैं, ठीक है स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप घर से नहीं निकल पा रहे, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गया, आपको अंदाजा हुआ कि आप नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं आ पा रहे, तो ये वो लम्हा है जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको इलाज की जरूरत है। इसी तरह देखिए, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के थ्रू हम जितना ज्यादा कनेक्टेड हैं, जितना वेल कनेक्टेड और अपडेटेड है, उतना ही हम रियल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए। एक बहुत बड़ी वजह मुझे ये भी लगती है कि हमारे यहाँ फैमिलीज के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप सिर्फ बात करना नहीं होता, लेकिन बात समझना भी। बिल्कुल। साहिल, आपको क्या ये पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खौफ ये है कि लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे? हमें ऐसा लगता है कि फेयर ऑफ डेथ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा खौफ है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा खौफ ये है कि लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं या समझेंगे नहीं। अच्छा, एक टेलीफोन So, कॉल, ये बहुत छोटी डॉक्टर साहब एक टेलीफोन कॉल है। टेलीफोन कॉल लेने से पहले मैं सिर्फ एक बात बता दूं, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे एक चीज़ भेजी, उस पर एक कतबा बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, मैं अहम था, यही वहम था। बिल्कुल। प्लीज कोई बात सुने ना सुने, हु केयर्स। टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? सर शीजा मुल्तान से। सर मेरी एज 19 इयर्स है। तो मैं बताना चाहती थी कि मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप था, तो हमारा रिलेशनशिप टूट गया। तो सर 2 माह हुए हैं। तो सर मुसलसल 2 माह से एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन मैं ना रोई हूँ। मुझे गिल्ट होता है कि मुझे से बात नहीं करनी चाहिए। वो बहुत चीप इंसान, मतलब जो भी है, मेरी फैसिलिटी वेस्ट हो गई, एंट्री टेस्ट वेस्ट हो गया सर। बहुत चीज में मैं बहुत रोती हूँ, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है सर। एक बात बताइए, इसका कोई हल नहीं सर। एक बात बताइए, आपसे 2-3 सवाल कर रहा हूँ, कर सकता हूँ? जी सर करें। पहली बात तो ये बताइए कि आपकी रिलेशनशिप कितने दिन रही? सर 8 मंथ। 8 मंथ्स। और आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद फिर जब ये वो किस वजह से रिलेशनशिप खत्म हुई? सर बस ऐसे ही वो एटीट्यूड दिखाते थे, मैंने छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया? मतलब जब उनका बिहेवियर ही ऐसा था, वो ऐसे ताने देना हर बात, मतलब चलिए छोड़े ना, जिसने भी छोड़ा। मैं सवाल जो कर रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दे दें। मुझे ये बताइए, आपने छोड़ा या उन्होंने छोड़ा? सर वो छोड़ना भी नहीं चाहता, मतलब उसकी समझ नहीं आती सर। छोड़े पड़े। मैम, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, आपने छोड़ा या उन्होंने छोड़ा? सर मैंने ही छोड़ा है। आपने छोड़ा, तो फिर रो क्यों रही हैं? बहुत अच्छा किया आपने ये। मतलब आप सोचें। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता आपने छोड़ा है, बट बहरहाल कोई बात नहीं। मैं तो रोजाना डेली, आप मेरा शो सुनिए, हर तीसरी कॉल यही होती है। मुझे नहीं लगता आपने छोड़ा। पहली बात तो ये, अपने आप को जानिए, देखिए, परखिए। आपके पास ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को। 19 साल आपकी उम्र है। अगर आपने इसी तरह से बिहेवियर रखा तो आप तो डिप्रेशन में भी जा सकती हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। पहली बात तो ये, कोई हरफ आखिर नहीं है कि वो आखिरी शख्स थे जिनसे आपकी ज़िंदगी में, और अगर फ़र्ज़ करें आपको वाकई उनसे मोहब्बत है, तो छोड़ने से मसाइल हल नहीं होते, बात करने से हल होते हैं।
और एक बात याद रखिए, मुझे ना ये बात समझ में ही नहीं आती, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं और फिर इसके बाद रिलेशनशिप से निकल जाते हैं। आपको एक बात समझा रहा हूँ, उसको प्लीज़ याद रखिएगा। दुनिया का सबसे इम्परफेक्ट आदमी कभी कभी आपके लिए किसी एक शख्स के लिए बहुत परफेक्ट होता है, और दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी किसी एक शख्स के लिए बहुत इम्परफेक्ट होता है। अपनी रिलेशनशिप्स के मेरिट्स को तो समझ लें। एक गज़ल थी, जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल ना जाएं तुम्हें। अंडरस्टैंड करें शिजा, लाइफ इज़ नॉट अबाउट वेस्टिंग योर टाइम। You need to realize who you are. First of all, you need to realize that. जिस वक्त तुम्हें ये रियलाइज हो गया ना कि तुम कौन हो, तुम बाकी सारी चीज़ों को प्लेस कर लोगी। अब मैं एक्सपर्ट्स की तरफ जाता हूँ, आपकी राय इनके बारे में क्विकली, ताकि हम आगे चल सकें। जी, इसमें देखिए ये बहुत कॉमन है आजकल हमारे पास जो केसेस भी आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन किसी में भी आ सकता है। दिस इज़ नॉट डिप्रेशन एक्चुअली, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग ऑफ आप ही कह लीजिए स्ट्रेस या एंजाइटी, यस, फ्रस्ट्रेशन। 2 महीने के बाद कॉल करेंगी मेरी उनसे, फिर दोबारा बात होगी। सो दैट्स ओके। चले, दैट इज गुड कि अगर हो जाए तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने बहुत अच्छी बात की कि बातें जो हैं मसले बात करने से हल होते हैं। आमतौर पे हमारे 2 तरह के बड़े एक्सट्रीम रवैये हो चुके हैं रिलेशनशिप्स के लिए। या तो हम क्विकली उसमें से कम आउट कर लेते हैं, पुल आउट हो जाते हैं, यानी हम बगैर सोचे समझे, देखिए रिलेशनशिप्स इस तरह डेवलप नहीं होते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, माँ बाप के साथ कर लीजिए, रिश्तेदारों के साथ कर लीजिए, जो हमारा एक कॉमन रवैया हो चुका है। हम फौरी तौर पे 2-3 चीज़ें बनाते हैं, उन पर जजमेंट्स करते हैं और हम कहते हैं चलें जी ये तो बड़ा आसान है। देखिए रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है। एक बात करना चाहता हूँ। जी प्लीज़, ज़रूर। दिखाने दो उसको एटीट्यूड 3-4 साल, उसके बाद तुम दिखाओगे एटीट्यूड, वो बेचारा याद करेगा एक ज़माना था जिस ज़माने में हम वो थे। बस इतनी सी बात होती है। और जाने वाले को वास्ता नहीं देते, रास्ता देते हैं। There you go, beautiful, beautiful, बहुत अच्छी बात, जाने वाले beautiful। को कभी नहीं रोकते, Love it। जिसने जाना है आपकी लाइफ से उसको रास्ता दो, आपने वास्ता नहीं देना। आपकी पर्सनालिटी आपके लिए सबसे अहम है, आपने अपने ऊपर जो है वो तवज्जो देनी है। और खाओ पियो, अच्छे लोगों में उठो बैठो, दोस्ती करो, लेकिन लड़कों से नहीं, अच्छे लोगों से जो आपको अच्छी तरफ जो है वो अच्छा रास्ता दिखा सकें। अपने आप पर तवज्जो दो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करो, अपनी एजुकेशन पे टाइम दो, अपनी और एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हो। देखो फिर आप जो है वो कितना लाइफ को एंजॉय करोगे। लाइफ को एंजॉय करने के लिए एक लम्हा भी काफ़ी होता है अगर पुरसुकून हो तो। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम सर? मलिक आरिफ महमूद। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूंगा कि ये जो है हमारे बच्चे हैं छोटे, मेरा बेटा है तकरीबन 5 साल का, और बेटी, ये अक्सर जो है वो सोते हुए डर जाते हैं। तो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ इसकी क्या वजूहत है? क्या वो दिन की एक्टिविटीज उनकी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो उसमें उनके वो जो ड्रीम्स है उसमें ही आता है? ओके जी, मैं डॉक्टर ताहिरा की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर ताहिरा, इनके बच्चे 5 साल के हैं और वो सोते हुए डर जाते हैं, वजह क्या होती है? देखिए 5 साल की उम्र में यूजुअली नाइट टेरर्स आ रहे होते हैं, बच्चे को ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, तो वो उनकी वजह से भी डर सकते हैं। उसके अलावा इनको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा दिन में कोई ऐसा कार्टून तो नहीं देखता, उसका इंटरेक्शन किसी ऐसे शख्स से तो नहीं हो रहा। टू बी ऑन सेफ साइड, नाइट टेरर्स के अलावा कोई रीजन हो सकता है, तो उनको ये थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा कि बच्चे के दिन का रूटीन क्या है। अगर वो कोई कार्टून देख रहा है तो उसमें कोई वायलेंस तो नहीं देख रहा, उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो उसको डरा रहा है। अमूमन बच्चे को डराने के लिए कह देते हैं ना कि अगर तुमने ये किया तो बाथरूम में बंद कर देंगे, अल्लाह बाबा तुम्हें आकर ले जाएंगे। तो इस तरह की कोई चीजें या इस तरह के कुछ जुमले तो बच्चे को नहीं कह रहे, क्योंकि ये चीज उसको ख्वाब में डेफिनेटली आ जाएगी। तो अगर आपने ये सारे रीजंस देख लिए हैं तो फिर नाइट टेरर्स हो सकते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग डराते हैं ना कि बाबा तुम्हें आके ले जाएगा ना, मैं बच्चों से कहता हूँ कभी पलट के पूछो, आने दे बाबा को, अभी देखता हूँ वो बाबा अब आ जाए। मतलब बच्चों को हम देखिए, यही तो मिस इन्फॉर्मेशन जो हम बता रहे हैं, बचपन से शुरू करते हैं हम कि इट्स ओके टू लाई। नो, इट्स नॉट ओके टू लाई। टेल देम इट्स ओके टू एग्जैजरेट। हम जो पहले रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आपको अभी इन सारी चीजों से, इन सारे वाकयात से अंदाजा होता है कि हमारे टीनेजर्स की, जिन्होंने मुल्क को आगे लेके चलना है, सोसाइटी को आगे लेके चलना है, उनकी सेल्फ एस्टीम किस कदर कमजोर है, किस कदर कमजोर है कि वो एक रिलेशनशिप से निकलते हैं, उसको बिल्कुल पूरी दुनिया जो है ना उनकी क्रैश कर जाती है। उनको लगता है जी मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं माजरत चाहता हूँ डॉक्टर साहबा, ये जब हम भी इस उम्र के थे ना, हम सब ने ये किया हुआ है। हम लोग अचानक से ना दूध के धुले बन जाते हैं। हम ये कहते हैं हमने जिंदगी के, हमारी याददाश्त इतनी अपने मामले में कमजोर है, हमने सब कुछ किया होता है, लेकिन हम अपने बच्चों को, तुमको पता है
तुम्हारी उम्र में जब हम थे तो हमने भी सारे तीर मारे हुए, डोंट वरी। मैं आपको एक छोटी सी एक मैं कॉल ले लूं, कॉल। डॉक्टर साहिबा की आसानी बहुत आप हो दुरुस्त गई कह है। रही अगर हैं। आप अपने ज़माने की बात करें, उससे पहले की बात करें, हमारे की बात करें, तो एक्सेस इतना नहीं था। अब इन चीज़ों का एक्सेस बड़ा आसान हो गया अब है। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तो मैं मानता हूँ, ये तो आपकी बात बिल्कुल बचा। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिब भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आपका नाम सर? जी मैम, अफजल बात कर रहा हूँ जंग से सर। अफजल बताइए क्या प्रॉब्लम है? जी सर, मेरा प्रॉब्लम सर ये है कि मेरी 2 बेटियां हैं सर। मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं सर। जी सर, मैं ना किसी क्लिनिक पे जॉब करता था, वहाँ पे ना 8-10 यानी कि ना जब मैं शुरू से करता था 4500 रुपये मेरी जॉब यानी कि पे थी। ओके। इसी पोजीशन में मैंने वहाँ से छोड़ा सर, कहीं और यानी कि ज्वाइन किया। अभी अब मेरी शादी हो गई है, मेरे आगे बच्चे हैं, तो मैं यानी कि मेरा नहीं था ऐसा। मैं जहाँ पे भी जॉब करता हूँ ये 15-16 हज़ार पे ये करता था, मेरा गुजारा नहीं होता था। अब सर उसका नाम क्या है, ये नौबत ये आ गई कि हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़ा मेरी यानी अपनी बीवी के साथ, ठीक है। तो मैंने ना अब ऐसा लगता है कि मैं अंदर से ना बीमार, जैसे मैदा, कभी सर को दर्द, कभी ये हुआ वो हुआ। मैं डॉक्टरों को भी चेक कराया, उन्होंने कहा जी आपको कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हैं जी आप इस वजह से। सर मैं असल में परेशानी यही है कि जो हमारे घर में ये जो रोज दंगा फसाद ये लड़ाई होती है, मैं आपको ये बात नहीं शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें वाकया ही मुझे कोई डिप्रेशन का कोई है कि कोई उसका नाम क्या है, कोई और कोई इसमें शामिल है, कोई और कोई मेरे यानी कि कोई मामलात हैं इस बारे में सर, अगर हमारी जो एक्सपर्ट डॉक्टर बैठी हैं काइंडली जरा सर। लेकिन मैं परेशान इसी वजह से हूँ कि 2 बेटियां होते हुए लोग मुझे, मेरी उम्र तकरीबन 50 के नजदीक है, 2 बेटियां, एक 8 साल की है, शादी भी मैंने लेट की थी, तो एक 8 साल की है, एक 6 साल की है। रोज यानी कि ना लड़ाई, कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन हमारी घर में लड़ाई ना हो। इसी वजह से ना परेशानी, रोज सोच के कभी तो ऐसा लगता है कि अभी पता नहीं मैं घबराहट यानी कि मेरे कभी हार्ट वाली साइड पे दर्द होने लग जाता है, कभी कभी कुछ। इस बारे में सर थोड़ा सा काइंडली जरा आप साहिर भाई। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम इनके साथ चल रही है ना, देखिए ये रवैयों के मसाइल हैं। हमारे हर घर का एक ही मसला है कि हम अपने रवैये के मुताबिक दूसरे को ट्रीट करते हैं, दूसरे की सिचुएशन के मुताबिक उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जब एक घर में एक शख्स जॉबलेस है, उसके पास जॉब नहीं है, तो बीवी और बच्चों को उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बीवी और बच्चों को उन हालात से मुकाबला करना पड़ता है, ना कि जो अपने बिहेवियर्स हैं उनकी चेंजिंग्स के साथ साथ दूसरे शख्स को जो है वो आप डिप्रेशन की तरफ ले जाएं। ये डिप्रेशन जो है वो MDD में कन्वर्ट होता है साहिर। सबसे बड़ी बात जो है ना, ये होता है वो डिप्रेशन जिसकी वजह से लोग आखिरी लेवल जो है वो क्रॉस कर जाते हैं डिप्रेशन का, और फिर उसके बाद उनका इलाज जो है वो नामुमकिन हो जाता है। यहाँ इनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, और जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने कहा CBT के हवाले से, तो इसकी भी इनको ज़रूरत है। और अगर अब ये मज़ीद कुछ देर इन्होंने और वेट किया इसी सिचुएशन के साथ, क्योंकि जॉब तो जब तक नहीं मिलेगी सिचुएशन चलती रहेगी, तो इन्हें खुद कैसे स्टैंड करना है और अपने आप को किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है, इसके लिए इनको जो है वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना चाहिए, ताकि ये इसी वक्त में जो है वो इसको कंट्रोल कर लें, वरना ये आगे जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है और स्वेयर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहाँ करेंगे। बस ये याद रखिएगा, कोई चीज़ भी फ़ौरन हल नहीं होती। आप सबसे पहले देखें, 2 किस्म के लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक वो लोग जो प्रॉब्लम को देखते हैं और 90% उसके बारे में कंप्लेन करने में टाइम गुजारते हैं, सिर्फ 10% सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम को देखते हैं, 10% क्वेश्चन करते हैं, 90% रेजोल्यूशन यानी हल की तरफ जाते हैं। कामयाब कौन होगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कल एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से आज का ये सारा शो जो है वो डिज़ाइन हुआ है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास हमारी ही कॉलीग हैं जो यहाँ होती हैं। नेहा उनका नाम है और फ़ायज़ा उनका नाम है। ये 2 हमारे साथ काम करती हैं। कल इनको एक कॉल आई। कॉल आने के बाद ये उनसे 2-3 मिनट तक बात करती रही हैं। वो किसी गवर्नमेंट के प्रोग्राम की कॉल थी, तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो चाह रहे थे, और उसके बाद इनका व्हाट्सएप जो है वो सारा का सारा हैक हो गया। कैसे ये वाक़या हुआ, कैसे था नेहा? कल सिर्फ 2 मिनट की कॉल थी, ठीक Okay. है। सिर्फ उसने पूछा है कि मैं किसी प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता दें अपनी इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन तो मैंने शेयर नहीं की, पर सिर्फ 2 मिनट के बाद कॉल उसने खुद ही बंद कर दी। तो उसके बाद मैंने अपना व्हाट्सएप ऑन किया है, तो वो चला ही नहीं, मतलब वो बंद हो गया।
अनइंस्टॉल हो गया मेरे मतलब पूरे फ़ोन से ना। तो उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया तो वो कोड वेरीफाई कोड होता है, तो उन्होंने मुझे वही नहीं सेंड किया। तो अभी तक उन्होंने मुझे सेंड नहीं किया वेरीफाइड कोड व्हाट्सएप वालों ने। तो आपका व्हाट्सएप हैक हो गया? जी। और आपका भी व्हाट्सएप हैक हुआ? जी। क्यों, आपका क्यों हुआ? मुझे एक कॉल आई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, वेरिफिकेशन कोड आया, उसके बाद व्हाट्सएप ऑन नहीं हुआ, बंद हो चुका था। और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप में ज़ाहिर है होती है, जी। यूजुअली आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो उन्होंने आपके किसी फ्रेंड से रब्ता करने की कोशिश की? फ्रेंड से रब्ता करने के बाद उन्होंने उनसे पैसे मंगवाए। पैसे मंगवाए? जी। आपके नाम से? जी। Okay. मेरे व्हाट्सएप नंबर से। आपके व्हाट्सएप नंबर से? और आपके फ्रेंड्स ने पैसे भी भेजे? जी, भेज दिए। बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके। सीरियसली एटलीस्ट यू नो हमको चाहिए इस किस्म के दोस्त चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के लिए समय भी दीजिएगा, हम भी उनसे बात करेंगे। अच्छा, बट मुझे बताइए कोई राब्ता आपका उसके बाद उससे नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, हमारे साथ जैन कुरैशी हैं जो साइबर क्राइम्स के लॉयर हैं। लेट्स से हेलो टू हिम। अस्सलाम वालेकुम जैन। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा जैन, बहुत शुक्रिया आने का। जैन, अभी हम नेहा से और फायजा से बात कर रहे थे, इनका व्हाट्सएप हैक हो गया, और क्या इस सिलसिले में कुछ किया जा सकता है? साइबर क्राइम्स के लॉ कैसे हैं? क्योंकि कल जब मैंने बात की है तो वो 4 से 6 वीक का प्रोसेस पता चला कि 4 से 6 वीक का प्रोसेस है। एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, उसके बाद फिर आईपी एड्रेस जो है वो मालूम किया जाता है, व्हाट्सएप वालों को लिखा जाता है, उसके बाद कहीं जाके उसको एप्रीहेंड किया जाता है, अगर वो एप्रीहेंड हो सके तो। प्लीज़ टेल मी कि क्या इसी तरह से इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। ये आज के दौर में जो डिफरेंट किस्म के साइबर क्राइम्स हैं, उनकी जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट होती जा रही हैं। ओके। मिसाल के तौर पे आज से कुछ अर्सा पहले हम ये देखते थे कि इस किस्म के जो क्राइम थे वो आम तौर पे ऐसे कमिट किए जाते थे कि किसी के फोन में कोई कोड चला जाता था और उसे कहा जाता था ये कोड आपके पास गलती से आ गया, आप हमसे शेयर कर दें। ठीक है। इसी तरीके से वक्त गुजरने के साथ साथ हमने ये देखा कि मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जिनकी आईडीज जो हैं, अकाउंट्स जो हैं वो फेक बना दिए जाते हैं, और बाद में कुछ अरसे के बाद उनको तब पता चलता है जब उनके दोस्त जो होते हैं वो उन्हीं को समझ के उन्हीं को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, और बाद में जब वो उनके पास पैसे लेने के लिए आते हैं कि जी आपने हमसे पैसे मांगे थे वो वापस कर दें, तो उनको ये पता चलता है कि इस तरीके से एक फेक अकाउंट ऑपरेट कर रहा था। अब साइबर क्राइम में आमतौर पे होता ये है कि जो आइडेंटिटी इस्तेमाल की जाती है वो हमेशा फेक इस्तेमाल की जा रही होती है। फेक अकाउंट्स होते हैं, जो शख्स क्राइम कर रहा होता है वो अनोनिमस रहता है। इसीलिए सेक्शन 16 में अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन का जो है वो इस्तेमाल किया गया, जो अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए गए, और इसकी सजा भी 3 साल है। किसी का फेक अकाउंट इस्तेमाल करना, उस फेक अकाउंट से किसी की आइडेंटिटी को मिसयूज करना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसको फाइनेंशियली कोई नुकसान पहुंचाना, इसकी कानून में सजा 3 साल है। अब जब भी अकाउंट फेक तैयार होता है, या जैसे इनको कॉल आई है, उसमें कोई हो सकता है कि उसमें जो नंबर इस्तेमाल किया हो वो किसी और शख्स के नाम पे हो, या वो फेक सिम हो। इसी तरीके से अनऑथराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड, जो कि लोग आमतौर पे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ही रखते कि अगर आप फेक सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी भी कानून में जो सेक्शन 17 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है उसमें सजा 3 साल है। तो मैं यहाँ ये बताता चलूं कि ये जो दोनों क्राइम होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम हो जहां पे कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी मदद से अगर किसी को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि फाइनेंशियल क्राइम है, ये दोनों जो दोनों किस्म के जराइम हैं ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और अगर आप इसी तरीके से फेक अकाउंट या फेक सिम के थ्रू किसी शख्स की आइडेंटिटी को मिसयूज करते हैं, उसके दोस्तों से पैसे मंगवा लेते हैं, उसको डिफेम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जो सेक्शन 14 है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का, वो बड़ा कैटेगोरिकली बताता है कि कोई शख्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैन सवाल मेरा ये है कि इसको कितनी जल्दी इनको पकड़ा जा सकता है? आपको ऐसे कुछ केस, बिकॉज मैं कल जब मैंने बात की तो मुझे ऐसा लगा जैसे इसको ये बहुत टाइम टेकिंग है और इतना आसान नहीं है इन लोगों को एप्रीहेंड करना या पकड़ना। देखिए, बीइंग ए लॉयर मैं आपकी जो बात है उसको 3-4 डिफरेंट तरीके से जो है वो उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो अगर मैं उसको स्ट्रेट अवे एड्रेस करूंगा तो वो शायद एड्रेस नहीं हो पाएगा। ओके। देखिए, साइबर क्राइम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो एविडेंसेस होते हैं उनकी वैल्यू होती है। जैसे मिसाल के तौर पे इस केस को कंसीडर कर लेते हैं। हाँ। अब इस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले ये चेक किया जाना चाहिए कि वो जो सिम जिससे इनको कॉल आई है उस सिम की ओनरशिप किस शख्स के नाम पे है। ट्रू। फिर जिस फोन से जिस मोबाइल फोन से कॉल आई है उसके IMEI से आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं
कि ये जो फोन है ये किसकी ओनरशिप में था। ओके उसके अलावा IMEI से आप मजीद ये चेक कर सकते हैं कि इस फोन से और कितनी सिम्स ऑपरेट हो रही हैं। इसी तरीके से आप सिम कार्ड की लोकेशन से भी बहुत ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अच्छा, लेकिन जैन ये करेगा कौन? कहाँ हम जाएं ये बात करने के लिए? अगर कहीं हैक हो जाता है, हमारा कोई अकाउंट हैक हो जाता है, तो हम इसकी बात करने के लिए जाए कहाँ? कौन सा इदारा ऐसा होता है? साइबर क्राइम के इदारे को क्या फ़ोन करना है या पुलिस में रिपोर्ट करनी है? बिकॉज आम आदमी को ये नॉलेज नहीं होती। देखिए, जब भी किसी भी शख्स के साथ साइबर क्राइम हो, उसको सबसे पहले जो है उसको रिपोर्ट करना है अपने करीबी FIA के साइबर क्राइम सर्कल के अंदर। Okay. सबसे पहले आपके साथ जब भी साइबर क्राइम हो तो इसकी जो जुरिस्डिक्शन है साइबर क्राइम रिपोर्ट करने की, वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के अंदर आपने इसको रिपोर्ट करना है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है, जो मैं बीइंग ए लॉयर अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी बताता हूँ, जब भी साइबर क्राइम हो हमेशा जो एविडेंसेस हैं उनको सेव कर लें। एविडेंसेस से मुराद क्या है? अगर आपको किसी ने कोई मैसेज भेजा है उसकी स्क्रीनशॉट से उसको सेव कर लें। अगर आपको कोई कॉल आई है उसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। अगर आपको कोई ईमेल आई है, क्योंकि नॉर्मली लोग खौफजदा हो जाते हैं और वो खौफ में आके एविडेंसेस को डिलीट कर देते हैं, बाद में एस्टैब्लिश करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, इवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो ये केसेस जो है एट दी इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज या इंक्वायरी स्टेज पे तो ये एस्टैब्लिश होते हैं कि किस शख्स ने ये जुर्म किया है। बट अदालतों में जब ये केसेस जाते हैं, जब FIR हो जाती है, उसके बाद जब चालान सबमिट होता है, तो उसके बाद इन केसेस के अंदर जो एविडेंसेस होते हैं उनकी वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो अपने एविडेंसेस को सेव रखें। अच्छा जैन, साथ रहिएगा हमारे। बेटा आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग कल से आज तक किसी डिप्रेशन से गुजरे, किसी ऐसी चीज़ से गुजरे, एंग्जाइटी है, और सच बोलना है, बिल्कुल सच बोलना है। देखें, सबसे बड़ी ज़िंदगी में जब किसी चीज़ के रिजॉल्व पे हम जाते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना होता है। तो खुल के बताइए आपको महसूस क्या हुआ? सबसे पहले तो शॉक्ड हो गए कि ये कभी पहले हुआ नहीं था। तो एकदम से हुआ तो पैनिक हो गए और मतलब पूछने लगे सबसे, पर दिमाग में एक बात थी कि पता नहीं वो मतलब हमारा व्हाट्सअप है तो पता नहीं क्या क्या उसके साथ कर लेगा। तो उसके बाद थोड़ा सा काम डाउन होना शुरू हुए कि कुछ नहीं था उस व्हाट्सअप में तो कुछ नहीं होता। पर जब पता चला कि पैसे जा रहे हैं व्हाट्सअप से, तब थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गए कि और पता नहीं किस किस को मैसेज मतलब उसने किया होगा कि मुझे चाहिए। फायजा आप? सर पहले तो मैं डिप्रेशन में गई, उसके बाद शौक हुई थी कि मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे पिक्चर्स होती हैं, वीडियो, एब्सोल्युटली, वो इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो जाए किसी और के साथ, इसीलिए थोड़ा सा थे डिप्रेशन में। ओके डॉक्टर साहब, अब ये ज़ाहिर है सोशल मीडिया या हमारा डिजिटल मीडियम जो है वो अब बहुत ज़्यादा एक्सपोज है और उसमें हम अपनी बहुत सारी पर्सनल इन्फो डालते हैं जो किसी सूरत भी प्राइवेट नहीं है। हर शख्स के पास उसका एक्सेस है, सो मच सो कि जो इदारे जिनके आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनके पास भी आपका एक्सेस हो सकता है, ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है, लेकिन हो सकता है। तो क्या ये सही है? हम किस तरफ जा रहे हैं? साहिर, सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि हम डिप्रेशन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ करने लगे हैं और इसे हमें लगता है कि ना भी हो रहा हो तो हम फील करना शुरू हो जाते हैं। असल में जो भी इनकी सिचुएशन जो कि इनके साथ कल ही वाक़या हुआ वो डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी। दिस इज़ मोर अबाउट एंग्जाइटी। और इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि इनको पैनिक हुआ और वरिड हुई। सबसे पहले इनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, फिर वो शॉकिंग न्यूज़ जब थोड़ी सी ये सेटल हुई, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, यानी आप ये कह लीजिए कि ये 15 to 20 मिनट्स का सारा एक सर्कल होता है जिसमें आपके साथ अचानक जब कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले तो आप शॉक होते हैं। शॉकिंग के बाद फिर आप जो है वो थोड़ा सा वरिड होते हैं। वरिड होने के बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो पैनिक होने की होती है। अब पैनिक में जैसे अभी जैन ने भी कहा कि बहुत सारे लोग जो है पैनिक होके तो वो चीज़ें एविडेंसेस रख नहीं पाते हैं। अब उस पैनिकनेस में और वरीडनेस में क्या खौफ है, यानी यकीनन सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, हमारी बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं, पर्सनल चीज़ें भी होती हैं जिसे आप कहते हैं, एंड एवरीवन हैज़ अ पर्सनल लाइफ एंड डेफिनेटली ही और शी कैन हैव द राइट ऑफ इट। लेकिन अब जो इस टाइम हमारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो चुका है और उस इस्तेमाल में कोई एथिकल बाउंड्रीज़ नहीं रह गई हैं, हमें उस पर थोड़ी सी एजुकेट करने की ज़रूरत है अपने यंगस्टर्स को भी। इवन यंगस्टर्स क्या, हमारे आप देखें कि बहुत सीनियर लोग और बड़े बड़े लोग, यानी इसमें कोई अब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह गई है। सच बताऊं, कोई हम क्या कर रहे हैं, कोई एजुकेट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड तो करना है ना। नहीं, अंडरस्टैंडिंग की स्टेज हमें किसी सोल्यूशन की तरफ जाना है कि हम थोड़ा सा अवॉइड करें। सोल्यूशन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है सख्त सजाएं।
Yes, दैट्स of दी course. ओनली थिंग। अगर आप ये समझ रही हैं कि आप लोगों की सेंसिटिविटीज़ को इन्फ्लुएंस कर देंगी और वो ये समझ लेंगे अचानक से वो तब्दील हो जाएंगे, ये वो लोग हैं जो गलत फेक न्यूज़ फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको आपकी इज्जतों बिल्कुल, की, बिल्कुल। आपके घर की इज्जतों कोई की, परवाह नहीं। बेटियों की इज्जतों की, अपनी इज्जतों की कोई परवाह नहीं। अच्छा, चूंकि इनके साथ ये सब नहीं होता, ये हैकर्स होते हैं, किसी के साथ कर रहे होते हैं, द डे इनके साथ ये कुछ ऐसा होना शुरू हो जाए या इनको वो सजाएं मिले। देखिए सर, सऊदी लेकिन अरब मेरा के पॉइंट अंदर ऑफ व्यू ये है कि हमें मैं एटलीस्ट एक जो बात कॉज है, मैं अपनी बात कोई भी खत्म चीज़ कर लूं, ऐसी मैं अपनी होती बात नहीं खत्म है। कर लूं उसके बाद, क्योंकि मुझे ना मैं नहीं मानता ऑनेस्टली, मैं माजरत चाहता हूं। हमें सब शऊर है, ये बेकार की बात है कि हम एक नौज़ादा मुल्क हैं, सब शऊर है। हम इतने हम चीते लोग हैं। आप ये इमेजिन कीजिए कि हम पैदा होते हैं, हम यहाँ बड़े होते हैं और एक लेबल लग जाता है कि अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, अभी तो हम नौज़ायदा हैं, हमें शऊर नहीं है। यही गैर शऊरी लोग जो इस मुल्क में लाइन नहीं बना सकते, एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज में बैठते ही सीधे हो जाते हैं। बिल्कुल सही। आप जाए ना करें वहां, आप यूएस के अंदर जाके करें, ये यूके के अंदर जाके करें ये। सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और मुझे काकड़ साहब की कुछ बातें बहुत पसंद आई हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इन जराइम पे सज़ाएं होनी चाहिए, एप्रीहेंशन होना चाहिए, तब जाके ये जराइम ख़त्म होंगे। वरना इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि किसी को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। अभी उस बच्ची ने कहा कि मेरी पर्सनल इन्फो है, उनकी पर्सनल इन्फो है, आपके अकाउंट नंबर्स होते हैं, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आपके होती हैं। फाइनेंसेस होते हैं, बहुत आपके सारी चीज़ें मतलब और फिर हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है जब तक इसको उस तरह से एड्रेस नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में चोरियां नहीं होती, उसका बड़ा सिंपल रीजन है लॉस इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इम्प्लीमेंट। आई एम इन द मार्फा किचन, लेट्स टॉक टू जाहिद भाई। जाहिद भाई, ये क्या बनाया आपने? ये स्पेनिश ऑमलेट है। स्पेनिश ऑमलेट? हाँ जी, ब्रेकफास्ट है और इसमें ऑलिव्स, मशरूम्स, सॉसेजेस, हनी का भी ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये पूरा कंप्लीट मील है। लुक एट दिस, इट हैज गॉट बनाना, इट हैज गॉट सॉसेज, इट हैज गॉट हनी एंड अमेजिंग। ये एक प्लेट काफ़ी है। जी हाँ, जी हाँ। ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट जी, सो जी डॉक्टर साहिबा, कंटिन्यू। आप क्या कह रही थी कि क्या कर सकते हैं हम? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। एक तो इन्हीं के हवाले से जब हम बात कर रहे थे इसी पॉइंट के, एक तो हमें लॉज एंड ऑर्डर्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़, जब हम लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो प्रोसेस पे आपने क्वेश्चन किया था, वो भी बहुत अहम बात है कि प्रोसेस को हम सहल कर दें, आसान कर दें, कि लोगों को पता हो कि किस तरह से आपने वहाँ तक पहुँचना है। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेट करने का था, उससे मुराद यही था कि हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को ये पता हो, उन्हें ये एजुकेशन हो कि उन्होंने कहाँ जाना है। अगर कोई मसला हो जाता है तो वो किस तरफ मूव करें, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि वो आसानी से अपने मसाइल को हल कर सकें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम थोड़ी सी एक बात जो मैंने पहले भी बात करी थी उससे सिलसिले से जोड़ूं कि जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन को हम आम तौर पे कॉमन कर लेते हैं। जो हमारे टीनेजर्स हैं उनमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है आजकल, और हम आम तौर पे ये समझते हैं कि डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन नहीं होता, एंग्जाइटी होती है। और एंग्जाइटी इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट। एक्चुअली एंग्जाइटी जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेट है। हम एंग्जाइटी में वो बहुत सारे काम कर जाते हैं जो कि आम हालात में नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप 3 घंटे का पेपर बैठे लिख जाते हैं, मुसलसल 3 घंटे बैठ के लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? एंग्जाइटी की वजह से लिखते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को वो सिग्नल्स जा रहे होते हैं जो आपकी बॉडी को कह रहे होते हैं कि देयर इज समथिंग। बड़े लोग सोचते भी रहते हैं, नहीं लिख पाते, लेकिन पेपर में आप कर जाते हैं क्योंकि आपको पेपर की एंग्जाइटी होती है। जो लिख के आते हैं फिर बाद में दुनिया ही पूछती है क्या लिख के आए थे। एक टेलीफोन कॉल अच्छी हो, दिस इज ऑन सामने। डॉक्टर साहब, आप तो मतलब पोजीशन होल्डर लोग हैं ना, हमसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मिसेस वसीम लाहौर से बात कर रही हूँ। मिसेस नसीम, क्या कहना चाहती हैं? सर, मुझे ना तकरीबन 9-10 माह हो गए हैं, मुझे खुद नहीं पता चलता। मैं बैठी होती हूँ तो मेरे ना पूरे जिस्म पे ग्रेस खत्म हो जाती है और जुबान पे भी। दिमाग बिल्कुल मेरा ठीक रहता है, लेकिन बॉडी पे और जिस्म पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। देखने वाला समझता है इसको शायद कोई जिन भूत आ गए हैं। लेकिन सर, मैंने दम भी बहुत ज्यादा करवाए हैं, मैंने मेडिसिन भी बहुत ज्यादा ली है, लेकिन किसी चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, आपको ना किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है प्लीज। सर, मैं जनरल, मेरी बात सुनिए, मैं जनरल हॉस्पिटल उनके पास पे गई, मैंने उधर से भी मेडिसिन ली है, लेकिन सर नहीं पता चल रहा। मुझे अब तक यही बात क्लियर नहीं हो रही कि मुझे कोई जादू वगैरह जिन्नात का मसला है या मुझे कोई बीमारी है। अच्छा सर, बिल्कुल बैठी, मैं खाना बना रही हूँ, बच्चों के साथ बैठी हूँ, कुछ भी नहीं है, अचानक ही पता नहीं क्या होना। ये
जहाँ से पकड़ा जाता है सीने से नीचे, और सर में बन कर एकदम जिस तरह बॉडी पे कोई चीज नहीं, जिस तरह को पकड़ लेती उछाल उछाल के मुझे फेंकती है इस तरह, और जुबान पे पता नहीं मैं क्या उठपटांगा इस तरह बोलना शुरू कर देती हूँ। लेकिन दिमाग में मुझे पता हो रहा है मैं क्या नहीं, वो कर कह रही रही है हूँ। मैं बहुत उल्टा सीधा बोलती हूँ। तो फिर आपको कैसे पता चला आप क्या बोलती हैं? लोग बताते हैं आपको? सर मेरा दिमाग ठीक रहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मेरी जुबान पे कंट्रोल खत्म हो जाता है और बॉडी पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आप टेलीफोन रखें, हम इनसे पूछते हैं। जी क्या कहती हैं नबी आप? पहली बात तो ये कि देखें जो इनकी सिचुएशन है ना इस टाइम, इसमें इनका 2-3 सिम्टम्स और मुझे पूछने थे इनसे कि इसमें अक्सर औकात जो बंदा बोल रहा होता है उसको समझ नहीं आ रही होती, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और हाथों में जान ख़त्म हो जाती है, आपके पट्टे जो है वो भारी भारी आपको लगने शुरू हो जाते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट जाहिर होता है कि शायद किसी जिन भूत या जिन्नात का साया है, तो शायद हमें कोई दम दरूद करवाना चाहिए। देखें अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसमें आपके हर मसले का हल है। एंटी डिप्रेशन आपके पास सूरह दुहा मौजूद है, जिसे आप पढ़ के जो है वो डिप्रेशन से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं कि जादू है, जिन्नात है, हमें जहनी दबाव में हम हैं, ये हमें अंदाज़ा ही नहीं है। ये भी डिप्रेशन की फॉर्म है जिसमें ये है, अब इनको अंदाज़ा ही नहीं। अच्छा, इन्हें करना क्या चाहिए? Because I quickly हाँ, इनको करना ये चाहिए कि सबसे पहले तो ये अपना साइकोथेरेपी लें, ज़रूरी है। दूसरे ये जैसे आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहा, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो हैं वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकें। इनको वॉक करनी चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, इनका खाना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि ये अपनी डाइट प्लानिंग जो है वो इनकी बिल्कुल सही नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में अक्सर ऐसे होता है डिप्रेशन में अच्छा खा सकता, उसका दिल नहीं करता। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़रूर जाके किसी साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। ज़रूर करें, थैंक बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिरा आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। रही बात जिन्नात और भूत की, तो एक बात याद रखिएगा, एक सोचिए कि आप क्या, ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी। मजाक की बात हो जाएगी, लेकिन मैंने कैरेक्टर किया था अपने ही रेडियो में स्टूडियो टाइम के अंदर। तो मुझसे पूछते हैं कि आप कब से हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ 70 साल हो गए। मैं यहाँ से एक रोज़ गुज़र रहा था कि इनकी नानी ने मुझे रोक लिया, उसके बाद फिर मैं इनकी वालदा, वो मुझे रोकती रहीं, और अब मैं इनके साथ। उसका रीज़न ये नहीं होता, उसका रीज़न ये होता है कि हम में जो कमियाँ होती हैं हम उसको कहीं ना कहीं तलाश करने की, कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन हैं और आपकी कमी क्या है। याद रखिए, अब बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। ब्रेक जी, मतलब खुदा हाफिज़, मंडे।